हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्की एजुकेशन पर। और आज के इस टॉपिक में देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आज 1 तारीख है और सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर। आपको, आपके परिवार वालों को, सभी के लिए नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा था, हमने सेल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और सेल वाले टॉपिक में हमने पीछे जो भी बेसिक था वो कवर कर लिया है। उसके बाद कोशिका के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कोशिका की संरचना में मेन 3 भाग होते हैं, मुख्य 3 भागों से मिलकर वो बनी रहती है। नंबर 1 कोशिका झिल्ली, नंबर 2 कोशिका द्रव्य और नंबर 3 केंद्रक। ठीक है, नंबर 3 कौन सा था? केंद्रक था। तो पहले हमने कोशिका के बारे में, अब पहला पार्ट है जो उसका संरचना का, उसका है पहला कोशिका झिल्ली। यह इसी को कोशिका कला भी कहते हैं, यह इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है इसका कार्य। अलग से क्वेश्चन भी आता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कोई 4 कार्य बताइए, या 2 या 4 कार्य बताइए, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो जब मैंने सेल आपको बताई थी, जैसे सेल थी, ठीक है, तो सेल में ये न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस अंदर जो भी लिक्विड कंपोनेंट था वो क्या था? कोशिका द्रव्य था। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे आउटर लेयर, बाहर वाली सबसे लास्ट में जो लेयर है वही क्या रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन रहती है। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमको देखना है क्या काम करती है। पहली बात तो देखो, सीधी सीधी दिख रहा है, पतली एवं सबसे बाहरी लेयर होती है। कोशिका की सबसे पतली एवं बाहरी लेयर होती है। प्रोटेक्टिव, एक प्रकार से कोशिका के अंदर वाला जो भी मटेरियल उसको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? तो हम कह सकते हैं यह कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं या न्यूक्लियस होते हैं, उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सुरक्षात्मक आवरण की तरह कार्य करती है। तो ये क्या होगा? इसके मेन फंक्शंस हो गए, कुछ इसकी विशेषताएं हो गई। तो इनके बारे में चलो आपको इनको देखना है। और एक क्वेश्चन हो रहा है, जो कोशिका झिल्ली जो रहती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसको कोई भी जो सब्सटेंसेस होता है, कोई भी पदार्थ होता है, उसको क्या करना है? अंदर बाहर लेना है, तो सेलेक्ट करती है इनको, या फिर सांघीकरण की प्रक्रिया करती है। सांघीकरण में क्या होता है? जो जैसे खाना खाया हमने, खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, लेना है, तथा अंदर लेने के बाद क्रिया हुई। क्रिया होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल के रूप में जैसे O2, CO2 तथा H2, इनको बाहर निकालना है। तो ये प्रोसेस जो हो रही है ना, वो कौन करवाती है सेल के अंदर? ये मेम्ब्रेन ही करवाती है। ठीक है, मतलब उनको ट्रांसपोर्टेशन में करना है ना, जरूरत पड़ने पर अंदर लेना और जरूरत नहीं है तो वेस्ट मटेरियल को क्या करना? बाहर निकालना। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? एक मेन वर्क होता है, इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, चयनित अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहले मैंने बता दिया है, सेल मेम्ब्रेन को कोशिका कला या कोशिका झिल्ली भी अपन बोलते हैं। कुछ भी बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला, कोशिका झिल्ली, एक ही है सभी, है ना। तो देखो, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है? कोशिका झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली जो होती है उसको क्या नाम, दूसरा नाम क्या रहता है? कोशिका झिल्ली बोल लो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लो। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ पर देखो, यह कोशिका की पतली एक थिन लेयर होती है एवं सबसे बाहर वाली, बताओ, जैसे सेल थी, सेल के सबसे बाहर में कौन थी? कोशिका झिल्ली थी। कोशिका झिल्ली सुरक्षात्मक परत या प्रोटेक्टिव लेयर होती है, पतली होती है तथा किसका कार्य करती है? पतली, यहाँ पर देखो, सुरक्षात्मक परत या मैं कहूँ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है? वर्क करती है। मैंने अभी बताया था, अंदर जो भी, इसके अंदर जो भी सेल के ऑर्गेनेल हैं, ये न्यूक्लियस है, इसको क्या कर रही है? सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रही है। इसलिए इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली को क्या? सुरक्षात्मक परत। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कोशिका झिल्ली की मोटाई की अगर हम बात करें तो इसकी मोटाई रहती है 7.5 नैनोमीटर। ये याद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मोटाई भूल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ध्यान रखना, बता दिया मैंने, 7.5 नैनोमीटर इसकी मोटाई रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आकार की बात करें हम, कैसा? तो इसका आकार जो होता है वो होता है सैंडविच के आकार। सैंडविच खाया आपने, तो देखो सैंडविच के आकार की क्या दिखती है? आकार देखें इसका कैसा होता है? सैंडविच के आकार का होता है। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट ध्यान रखना, मोटाई और आकार।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण। सबसे इंपॉर्टेंट एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि जो कोशिका झिल्ली रहती है उसका निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन में दे देगा, कोई भी लिख दिया आधा सादा, कह देगा इनमें से कोई नहीं, कौन सा है ये बताना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा, ये पॉइंट क्या करना है आपको, इम्पोर्टेंट लगाना है, ठीक है। निर्माण की हम बात करें तो निर्माण इसमें प्रोटीन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड्स, मेन तो आपको ये बताने, प्रोटीन हो गई, कार्बोहाइड्रेट हो गई तथा फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो किस तीन यहाँ पर देखना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड्स के द्वारा ही क्या होता है, के द्वारा इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। क्लियर, ध्यान रखना, इसको बताना है आपको जरूर कि कोशिका झिल्ली का निर्माण किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है या किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स। वैसे आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कोशिका झिल्ली जो होती है उसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, वसा, कुछ कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है कुछ मात्रा में 14%, जैसे 100% में से यहाँ पर देखो दिखा रखा है, कार्बोहाइड्रेट 2%, वसा 3%, फैट जो होती है, प्रोटीन 55%, कोलेस्ट्रॉल 14%, फॉस्फोलिपिड 26%, ठीक है। तो बता सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ये 4 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। अब आगे अलग से कार्य बताइए, प्लाज्मा झिल्ली के कोई 4 कार्य लिखिए। तो कार्य क्या बता सकते हो आप, तो सबसे पहला कार्य तो आप यही बता देना क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। नंबर 2 स्वांगीकरण की प्रक्रिया, स्वांगीकरण की प्रक्रिया में क्या करती है, जो चीज़ अंदर लेनी है उसको अंदर लिया और जिसको ज़रूरत नहीं उसको बाहर निकाल दिया। या मैं कहूँ चयनित पारगम में झिल्ली, ठीक है, पारगम में, या मैं कहूँ सेलेक्टिवली परमिएबल की तरह वर्क करती है। और क्या है, वेस्ट को CO2, H2O तथा वाटर को क्या करती है, बाहर निकालती है ज़रूरत नहीं होने पर, ठीक है। यहाँ पर कार्य बता सकते हो आप। नंबर 1 ये कोशिका को आकृति प्रदान करती है तथा सुरक्षा प्रदान करती है। देखो शेप बना रही है कि नहीं, सेल की शेप बनाती है। दूसरी बात, सुरक्षा भी, प्रोटेक्ट भी कर रही है किसको, सेल को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बता सकते हो, यह वे पदार्थों को बाहर निकालती है, यानी कि वेस्ट मटेरियल जो भी होता है उसको क्या करना, रिमूव फ्रॉम दी सेल, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्ग्रहण की क्रिया करती है, अर्थात रक्त में स्थित पोषक पदार्थों को क्या करती है, आपने पढ़ा है रक्त पोषक पदार्थ, खाना खाया हमने, खाने के बाद क्या हुआ, उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे, ब्लड के साथ कहाँ पर पहुँचते हैं, प्रत्येक कोशिका तक पहुँचते हैं। तो उनमें से उनको देखो यहाँ पर लिख रहा है अंतर्ग्रहण, ग्रहण करने का काम भी कौन करती है, सेल। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स सेल को जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ से होते हुए जाएंगे, वो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए जाते हैं। क्लियर, बता सकते हो, यहाँ पर क्लियर है ये भी, ठीक है। स्वांगीकरण की क्रिया यही निकालना, इनको वेस्ट को निकालना, जरूरत पड़ने वाली चीज़ों को लेना अंदर, स्वांगीकरण की प्रक्रिया भी करती है। नेक्स्ट है, देखो ये जरूर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लेना, नेक्स्ट वाला क्या होता है ये, ठीक है। यह सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यह क्वेश्चन भी आता है कि कोशिका झिल्ली को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, तो बता देना वहाँ पर, नीड के अकॉर्डिंग, ज़रूरत पड़ने पर जो चीज़ है उसको लेना और नहीं है ज़रूरत तो उसको बाहर निकालना, ये क्या इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। यह सेलेक्टिव परमिएबल की तरह कार्य करती है, अर्थात कुछ पदार्थों कोशिका झिल्ली को ही क्या करते हैं, आर पार कर सकते हैं, जैसे कि O2 हो गया, ऑक्सीजन हो गई, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, H2O मतलब वाटर हो गया। तो इनको क्या करती है, आर पार मतलब ट्रांसपोर्टेशन को काम कर रही है एक प्रकार से, है ना। कब जरूरत पड़ रही है लेना है, अंदर इन करना या आउट करना, कब अंदर लेना है कब बाहर निकालना, तो ये क्या हो गया, इसका मेन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ बहुत सारे लिखा दिए हैं, वैसे मैंने 1 2 3 4 5 लिखाए हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। कम से कम 4 तो आपको बताने है कि राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ, यहाँ पर बता, राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देखो ये रेड कलर में दिखाएंगे, ये आपको प्रोटीन्स दिख रही हैं, प्रोटीन, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं क्या है, फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो यहाँ पर इसकी आप स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। तो ये हुआ आपका यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक कंप्लीट। क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके कार्य बताओ और उसकी स्ट्रक्चर और कंपोजिशन, चारों चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है।
तो यहाँ से आप बता सकते हो। अलग से मैंने कहा था अब नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा वीडियो का, उसमें हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। देखो सेल में पहला कवर कर लिया सेल के बारे में, और सेल के संरचना में पहला हो गया आपका कौन सा वाला बताओ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आएगा कोशिका द्रव्य जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। सेकंड वाला जो संरचना उसकी वो थोड़ा पार्ट थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा आपका, उसको हम एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या आते हैं, सेल ऑर्गेनल्स आते हैं। ठीक है, सेल के जो लिक्विड कंपोनेंट रहता है ना, इसके अंतर्गत क्या पाए, ऑर्गन ऑफ सेल पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ सेल तो बहुत सारे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और ये सब है ना, अंतर्द्रव्य जालकार, रिक्तका, इन सबको एक एक करके हम कवर करेंगे। फिलहाल आपको क्या करना है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जितने भी यहाँ पर नोट्स बनवाए आपके, इनको आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में, है ना, और याद कर लेना इनको। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को कमेंट करके बताएं जरूर कैसी लगी आपको, और दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।